हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर। और अपने लास्ट टॉपिक में हमने फूड क्रॉप के बारे में पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट जो फूड क्रॉप है वो है कॉफ़ी। इन 2008 इंडिया प्रोड्यूसेस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी, अगर वर्ल्ड के मुकाबले देखा जाए पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी, तो 2008 के इंडेक्स के हिसाब से 3.2% जो है वो इंडिया का प्रोडक्शन है कॉफ़ी में। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, और अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इंडिया की कॉफ़ी फेमस है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री। और अरेबिका एक वैरायटी है आपकी कॉफ़ी की, एक प्रकार है, एक वैरायटी है जो कि येमेन कंट्री से आया है हमारे देश में, और इसे हम प्रोड्यूस किया जाता है। दिस वैरायटी इज़ इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है पूरे विश्व में। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budam Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो जो आपके नीलगिरी हिल्स हैं, जो कि आपके इन 3 स्टेट्स में मिलके बनता है नीलगिरी हिल्स, तो वहाँ पर इसका कल्टीवेशन कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर को एक ही लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं तो उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद अगर हम देखते हैं तो इंडिया का ही नाम आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट। मतलब इंडिया जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट, जो दो आपके क्लाइमेट जोन है, वहाँ पे जो भी फ्रूट्स उगाए जाते हैं तो इंडिया दोनों ही तरह के फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे कि महाराष्ट्र के देखिए मैंगोज फेमस हैं, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर आपके मैंगोज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ आपको स्टेट्स के नेम दिए हैं विद द फ्रूट, कि किस स्टेट में कौन सा फ्रूट जो है बहुत ज़्यादा फेमस है या बहुत ज़्यादा मिलता है। तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर द ग्रेट डिमांड द वर्ल्ड ओवर। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे मैंगो है तो वो आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब जगहों पे आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑरेंजेस की, तो ऑरेंजेस आपको नागपुर, चेरापूंजी में मिल सकता है। बनानास की बात करें तो केले केरला हो गया, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश में लीची और गुआवा, साथ ही साथ मेघालय में पाइनएप्पल, आंध्र प्रदेश में ग्रेप्स, साथ ही साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी हमें ग्रेप्स मिलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल हो गया, पियर हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वॉलनट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको इन स्टेट्स में मिलती है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल। पूरे विश्व की, अगर वर्ल्ड की हम सब्जियों की बात करते हैं तो इंडिया 13% जो है अकाउंट करता है। 13%, 13% तो इंडिया ही प्रोड्यूस कर लेता है वेजिटेबल्स को। और अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स हमारे यहाँ होती हैं, जैसे इंडिया प्रोड्यूस कर लेता है वो है जैसे मटर हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, बंद गोभी, अनियन, प्याज हो गए, कैबेज हो गई, गोभी, और टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया और पोटैटो। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप। अभी तक हमने फ्रूट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, अब ये नॉन फूड क्रॉप है। मतलब कि आप इसे खा नहीं सकते हैं, नॉन फूड है, मतलब खाया नहीं जा सकता, लेकिन ये क्रॉप है, इसका यूटिलाइजेशन तब भी होता है। कैसे होता है? नंबर वन देखिए, रबड़ है। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वर्ल्ड में, जहाँ भी मिलता है वहाँ पे रबड़ को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, जैसे इंडिया है, इंडिया में हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों हमें क्लाइमेट मिलते हैं, जोन्स मिलते हैं, तो रबर को यहाँ पे ग्रो कर लिया जाता है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मॉइस्ट मतलब नमी भरा माहौल, जैसे कि मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब कि नमी वाला क्लाइमेट, मौसम होना चाहिए। रेनफॉल, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री तक होना चाहिए। रबर एक इम्पॉर्टेंट, देखिए स्टूडेंट, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में रबर का इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह किया जाता है। और मेनली इसको कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय।
तो ये देखिए अगर आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी रेनफॉल अच्छी खासी होती है, तो इस एरिया में रबर को ग्रो किया जाता है। और अगर हम 2010 और 11 के इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 4th थी पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, मतलब नेचुरली रबर को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज में इंडिया का रैंक 4 था अकॉर्डिंग टू 2010 एंड 11 इंडेक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसे क्रॉप्स आपके जिनमें फाइबर फाइबर हो, मतलब कि रेशे वाले। तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, हिम्प हो गया और नेचुरल सिल्क हो गई। ये चार आपके मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। द फर्स्ट थ्री आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल एंड द लैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। मतलब जो पहले तीन आपके क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन, जूट, हिम्प, इसको तो हम क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं सॉइल में, मतलब मिट्टी की सहायता से इसको ग्रो कर लिया जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला सिल्क है, इसको सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है किससे? फ्रॉम दी सिल्क वॉर्म, कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का, जैसे हम रेशम का कीड़ा कहते हैं, उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। Rearing of the silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. तो सेरीकल्चर आपका क्या है? जब हम सिल्क के फाइबर को, रेशे को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, मतलब रेशम के कीड़े से जब सिल्क का धागा बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट हमारा जो नॉन फूड क्रॉप है वो है कॉटन, रुई। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंडिया जो है ओरिजिनली एक ओरिजिनल होम है, घर है कॉटन प्लांट का। और कॉटन एक रॉ मटेरियल की तरह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। 2008 के इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक जो थी सेकंड थी आफ्टर चाइना। और कॉटन को अगर हम बात करें कि किस जगह ग्रो किया जा सकता है, तो कॉटन जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होता है ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जो कि डेक्कन ट्रैप, इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप एरिया है वहाँ पे कॉटन को अच्छे से ग्रो कर लिया जाता है, जो डेक्कन प्लेटू है हमारा इंडिया का। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 210, कम से कम 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। फ्रोस्ट फ्री डेज का मतलब होगा कि मतलब कि किसी भी तरीके की बर्फ़ या परत बर्फ़ की ऐसी कुछ नहीं होनी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री होना चाहिए 210 दिन तक। ब्राइट सनशाइन, जब ये ग्रो करती है कॉटन तो अच्छी सी धूप होनी चाहिए। ये एक खारिफ क्रॉप है और इसको मेच्योर होने में 3 से 8 मंथ लग जाते हैं। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा जो नॉन फ्रूट क्रॉप है वो है जूट। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से बुलाया जाता है। जूट ग्रो वेल्स ऑन द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो ऐसे एरिया जहाँ पे हर साल हम कह सकते हैं फ्लड आता है, मतलब ऐसा प्लेन एरिया जहाँ पे फ्लड आता है और सॉइल जो है हर साल रिन्यू होती है, मतलब सॉइल का रिन्यूअल हो जाता है, मतलब कि फ्लड आने की वजह से सॉइल अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर लेकर आती है, एलियल सॉइल लेकर आती है, जिससे सॉइल का रिन्यूअल हो जाता है। तो उस एरिया में जूट को अच्छे से ग्रो किया जाता है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ। जब जूट ग्रो करता है तो उस समय टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट को अच्छे से ग्रो कर लिया जाता है? वो है बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय। ज़्यादातर जूट का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम बैग बनाने के लिए, मैट हो गई, रोप रस्सी हो गई, यान धागे हो गए, कारपेट हो गया, तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इट इज़ लूजिंग मार्केट टू द सिंथेटिक फाइबर। तो इसके जो कॉम्पिटिटर है, जूट का जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वो है सिंथेटिक फाइबर। और ज़्यादातर जूट का इस्तेमाल पैकिंग मटेरियल में भी किया जाता है, पर्टिकुलरली द नायलॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका जूट है उसका एक कॉम्पिटिटर जो मार्केट में आ गया है वो क्या है? वो है नायलॉन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेप्स को उठाती है, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो कम से कम आपका 60 से ज़्यादा परसेंट जो हमारी पॉपुलेशन का है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए कह लीजिए, या अपनी लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए अब कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, कौन कौन से बदलाव लाए गए हैं इस सेक्टर में।
Collectivization, consolidation of holding, cooperation and abolition of zamindari were given priority to bring about institutional reform in the country after independence. तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो कलेक्टिवाइजेशन करना मतलब लैंड को एक करना और उसके ऊपर फार्मिंग करना, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स करना, मिल के सारा काम करना, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखे गए जिस समय हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि आपकी 1951 से चली थी, तो लैंड रिफॉर्म मतलब कैसे ज़मीनों का रिफॉर्म करना है, कैसे उसे अच्छा और बेहतर करना है, ये हमारी पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस था। The right of inheritance had already led to the fragmentation of land holding and necessitating consolidation of holding। क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे कि अपना अधिकार रखना कि अगर मेरे ज़मीन है तो मेरे बाद मेरे बच्चों की होगी और उसके बाद इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं लैंड की जो है फ्रेगमेंटेशन मतलब लैंड बट चुकी है और इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। कुछ लॉज बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए जिससे कि इसमें कुछ चेंजेस ला सकें, जैसे कि 19 इंडियन एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए 1960 टू 70 के बीच में। सबसे पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसमें कि हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ कर रहे थे बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी। फिर वाइट रेवोल्यूशन आया। वाइट रेवोल्यूशन आपका दूध की क्रांति जिसे हिंदी में हम कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए गए थे ताकि इम्प्रूव किया जा सके इंडियन एग्रीकल्चर को। और इसके अलावा और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि क्रॉप का इंश्योरेंस कराना कि अगर क्रॉप आपका फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है, साइक्लोन आ जाता है, आग लग जाती है, क्रॉप में कीड़े लग जाते हैं, डिजीजेस हो जाती हैं, तो उसका क्रॉप का इंश्योरेंस कराया जाए। ग्रामीण बैंक अलग अलग बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई और बैंक्स बनाए गए जो कि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, ये कुछ स्कीम्स सरकार के द्वारा लाई गई ताकि फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाया जा सके। ये भी स्टेप्स उठाए गए। इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन और कृषि और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स चलाए गए। बुलेटिन मतलब खबरें दिखाई गई ताकि मतलब वेदर के बारे में फार्मर्स को पता चल सके कि मौसम कैसा है और उससे रिलेटेड वो अपने एग्रीकल्चर में काम कर सकें। एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस। फार्मर से रिलेटेड किसानों से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स बनाए गए और वो रेडियो और टेलीविज़न पे दिखाए जाने लगे ताकि फार्मर्स को सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया और रेम्यूनरेशन एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप, मतलब क्रॉप्स के लिए सरकार ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया कि इससे नीचे में कोई भी क्रॉप फार्मर्स को नहीं मतलब खरीद सकता है, कि फार्मर्स का एक उन्होंने मिनिमम दाम तय कर दिया कि किस क्रॉप को किस प्राइस पे एटलीस्ट सेल करना है ताकि किसी भी तरीके से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, शोषण ना हो सके और ये जो स्पेकुलेटर, ये जो बीच मिडल मैन जो बीच में आ जाते हैं और फार्मर्स को परेशानी होती है, इनको भी दूर किया जा सके। भूदान, ग्रामदान। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था, ऐसा कहा था कि विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर, कि विनोबा भावे जो हैं वो उनके एक स्पिरिचुअल मतलब हायर हैं, उनके मतलब कि उनके बाद संभालने वाले सब कुछ। एंड ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रही। और विनोबा भावे ने भी सत्याग्रही की तरह बहुत पार्टिसिपेट किया था, काम किया था। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। और आफ्टर गांधी जी मार्टरडम, विनोबा भावे अंडरटुक पदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट दी एंटायर कंट्री। तो गांधी जी के जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद विनोबा भावे ने गांधी जी के काम को आगे बढ़ाया और पदयात्रा करते हुए उनके मैसेज को पूरे देश में पहुंचाया। वेंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। एक बार वो विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली में अपना एक लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो कुछ बहुत ही गरीब गांव वाले, लैंडलेस मतलब जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, वो मदद के लिए आए और अपनी डिमांड रखी कि उनको भी लैंड मिलनी चाहिए
ताकि वो भी अपना इकोनॉमिक वेलबींग मतलब अपना कुछ काम कर सकें, अपना जीवन यापन का काम चला सकें। Vinoba Bhave could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding the provision of land for them if they undertook cooperative farming. विनोबा भावे ने उस समय तो फार्मर्स से कोई भी प्रॉमिस नहीं किया, कोई भी वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो आश्वासन देते हैं कि वो सरकार से इस मुद्दे पे बात करेंगे ताकि लैंड के रिगार्डिंग कुछ नियम बनाए जा सकें और कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिल के फार्मिंग किया जा सके। सडनली अचानक से ही श्री रामचंद्रा रेड्डी सामने आए और उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन जो है वो 80 लैंडलेस विलेजर्स जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, 80 विलेजर्स के बीच में अपनी लैंड 80 एकड़ ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस एक्ट को भूदान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि दान में दे दी थी 80 एकड़ की 80 विलेजर्स को, इसीलिए इसको भूदान कहते हैं। बाद में ये जो आइडिया था वो अलग अलग जगहों पे इंडिया में पहुंचा। कुछ ज़मींदारों ने सम ज़मींदार्स एंड ओनर ऑफ मैनी विलेजेस और मतलब कई कई गांवों के मालिक जो होते थे उन्होंने भी अपनी कुछ ज़मीनें जो हैं, जो लैंडलेस जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, ऐसे फार्मर्स को दान कर दी। एंड डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ विलेजेस अमंग दी लैंडलेस, और साथ ही साथ कुछ कुछ लोगों ने ये भी किया कि पूरे पूरे गांव को दान में दे दिया ताकि वो वहाँ रह सकें, काम कर सकें, तो इसे ग्राम दान कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब अलग अलग कंट्रीज़ किसी भी कुछ रीज़न की वजह से कनेक्टेड होती हैं। वो रीज़न आपका एजुकेशन भी हो सकती है, वो रीज़न आपका कल्चरल एक्सचेंज भी हो सकता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से भी हो सकता है। तो जब अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं आपस में जुड़ती हैं तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कोई एक नया फिनोमिना नहीं है, कुछ नया नहीं है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जब हमारे देश जो था पूरी तरीके से कॉलोनाइज था, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तब भी ये चीज़ थी। इन द 19th century when European trader came to India, at that time too Indian spices were exported to different countries of the world and farmers of the South Asia were encouraged to grow these crop। अगर हम बात करते हैं पुराने टाइम की, तो जो 19th century थी हमारी, तब यूरोपियन ट्रेडर्स जब भारत में आए थे तब इंडिया के मसाले भी एक्सपोर्ट होके मतलब इस हमारे देश से दूसरे देशों में जाते थे। और जो फार्मर्स होते थे साउथ इंडिया के, मतलब इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ के जो फार्मर्स किसान होते थे, उनको इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस मसाले होते थे वो दूसरे देशों में पहुँचाए जाते थे। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी इंडिया के जो मसाले हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट होके, मतलब यहाँ से इंडिया से ट्रेडिंग का व्यापार जो है वो अलग अलग देशों के साथ चला आ रहा है। हमारे मसाले अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करके भेजे जाते हैं। During the British period, cotton belts of the India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for the textile industry। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में अट्रैक्ट होकर क्यों आए? क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन का बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता था और जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है कपड़ा बनाने के लिए वो कॉटन होता था। तो ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्रियाँ होती थी उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो ये भी एक कारण था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल में लगी हुई थी, यहाँ नहीं, भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो विदेशों में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी उनका काम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा? क्यों? क्योंकि इंडिया से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कॉटन वो यहाँ से लेके जाते थे। You have read about the चंपारण मूवमेंट which started in 1970 in बिहार। स्टूडेंट हिस्ट्री में आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट जो कि बिहार में 1917 में चलाया था, वो यहाँ के फार्मर्स के लिए ही चलाया था। क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन पे फार्मर्स से बहुत घंटों तक ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, तो वहाँ के किसानों के लिए गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चलाया था। क्योंकि फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो ज़बरदस्ती क्या ग्रो करें? इंडिगो जो नील होती है उसको ज़बरदस्ती ग्रो करते थे। बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिगो नील की ज़रूरत होती थी। लेकिन इंडिया में उन फार्मर्स को ये ज़बरदस्ती करना पड़ता था कि उनको अपनी लैंड के ऊपर इंडिगो को ग्रो करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में आपकी इसकी ज़रूरत पड़ती थी, उनकी इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत पड़ती थी। और वो किसी भी तरीके से फूड ग्रेन मतलब जो अनाज होता है जिसके खाने जो खाने के लिए हम करते हैं, खाते हैं जिसको, उसको वो ग्रो नहीं कर पाते थे।
इवन वो अपनी फैमिलीज़ के लिए भी फूड ग्रेन को ग्रो नहीं कर पाते थे। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिली। अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो का काम करवाया जाता था। इसीलिए गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चलाया था। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर स्टूडेंट्स आफ्टर 1990 मतलब 1990 के बाद फार्मर्स ने ये देखा कि उनके सामने कुछ चैलेंजेस आए हैं। हमारे यहाँ राइस, कॉटन, रबर, टी, जूट, कॉफ़ी, स्पाइसेस ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी। लेकिन हम तब भी बहुत ही जो डेवलप देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके साथ हम compete नहीं कर पाते थे। हम कंपटीशन में उनसे पीछे रहते थे, क्योंकि वहाँ का एग्रीकल्चर जो है काफ़ी एडवांस है, काफ़ी सब्सिडाइज है। और हमारे देश में एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं इतना मॉडर्न नहीं था, इतना सब्सिडाइज नहीं था। इस वजह से हम दूसरे देशों के मुकाबले हम हमेशा पीछे रहते थे। Today, Indian agriculture find itself at the crossroad. To make agriculture successful and profitable, proper trust should be given to the improvement of condition of marginal and small farmers. आज भी हम देखते हैं अगर तो इंडिया में एग्रीकल्चर में कुछ बहुत ज़्यादा हम चेंजेस नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सक्सेसफुल हो, प्रॉफिटेबल हो, कामयाब हो और उससे ज़्यादा कमाई हो सके, तो हमें प्रॉपर चांस देना होगा। जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल छोटे फार्मर्स हैं, उनको हमें सपोर्ट करना होगा। The Green Revolution promised much, but today it is under controversy. It is being alleged that has caused land degradation due to the overuse of chemical, drying aquifer and vanishing biodiversity. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी सपोर्ट तो मिला, लेकिन इसको भी हम पूरी तरीके से नहीं मान सकते हैं सक्सेसफुल, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, गिरती जा रही है। In fact, organic farming is much more in vogue today because it is practiced without factory made chemical such as fertilizer and pesticide. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो मतलब एक नेचुरल फार्मिंग होती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो केमिकल किसी भी तरीके का हम इसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं होता है और इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचता है। इंडिया के फार्मर्स जो हैं उनको अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब कि जो किसानी का जो पैटर्न अपनाते हैं उसमें उनको चेंज लाना चाहिए। फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, मतलब सीरियल से लेकर हम कह सकते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स का मतलब हो गया, हम कह सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो। दिस विल इंक्रीज इनकम, इससे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी, इन्वायरमेंट को नुकसान भी कम पहुंचेगा। Because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetable, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane, India's diverse climate can be harnessed to grow a wide variety of high value crops. तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे क्रॉप्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फल हो गए, कुछ मेडिकली यूज़ करने वाली जड़ी बूटियाँ हो गई, फ्लावर्स हो गए, सब्जियाँ हो गई, या फिर आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये क्रॉप्स हैं जिनमें पानी काफ़ी कम लगता है। अगर हम राइस और शुगरकेन की बात करें, चावल और चीनी, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पानी लगता है। लेकिन ये आपके कुछ ऐसे हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जिनमें पानी कम लगता है। तो इंडिया का क्लाइमेट भी देखिए स्टूडेंट इतना डाइवर्स है कि इसका इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं। द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।